गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी तक बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपकी यूनिट सेकंड थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली, वह यूनिट कंप्लीट कर ली है। आज आपकी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। वह यूनिट है एसिड बेस एंड नॉन एक्वा सॉल्वेंट, जो आपकी यूनिट नंबर 5 है। ठीक है, तो देखिए एसिड बेस के अंदर विभिन्न प्रकार की थ्योरीज दी गई है। अलग अलग साइंटिस्टों ने एसिड बेस को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया। तो इसके अंदर अपन उन सभी वैज्ञानिकों का एसिड बेस के लिए अपने क्या क्या उन्होंने अपना मत रखा, उनकी भी बात करेंगे। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर जितने भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, उन एग्जाम में बने हुए क्वेश्चंस को भी अपन वर्बली इजीली डिस्कस करेंगे। इससे आपका थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो अवधारणा है जो एसिड बेस के लिए दी गई, वह अवधारणा है ब्रांचटेड व लोरी कॉन्सेप्ट, यानी ब्रांचटेड व लोरी अवधारणा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस अवधारणा से क्वेश्चंस कैसे पूछता है। क्वेश्चन या तो ऐसे पूछता है, ब्रांचटेड व लोरी अवधारणा को संक्षिप्त में समझाइए। ठीक है, यह क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है। देख लीजिए टॉपिक आपका हो गया ब्रांचटेड व लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन कैसे बनता है वो देख लो। ब्रांचटेड व लोरी अवधारणा को विस्तार से समझाइए, विस्तार से समझाइए। तो देखिए एसिड बेस के क्लासिफिकेशन के लिए जो ब्रांचटेड व लोरी ने अवधारणा दी, वह अवधारणा क्या थी? तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार वह सभी पदार्थ जो प्रोटॉन धनायन का मतलब है आपका H+ देते हैं, जो वह पदार्थ जो प्रोटॉन धनायन अर्थात H+ देते हैं, वह सभी पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे? एसिड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ एसिड्स के लिए। साथ ही इन्होंने क्या बोला कि वह पदार्थ जो H+ को ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रोटॉन धनायन जो H+ है आपका, उसको ग्रहण करते हैं, वह सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे या बेस कहलाएंगे। ये था उनका प्रमुख आधार, किसका? ब्रांचटेड व लोरी अवधारणा का। क्लियर है आपको? अर्थात वह सभी पदार्थ जो H+ प्रोटॉन धनायन देते हैं, अम्ल कहलाएंगे, और वह सभी पदार्थ जो प्रोटॉन धनायन अर्थात H+ ग्रहण करते हैं, क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे, आपके बेस कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इस सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषता थी वह यह थी कि इस सिद्धांत ने विलाय को कोई महत्व नहीं दिया, अर्थात एसिड्स और बेस का जो नेचर है वह विलाय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। वापस से बता रहा हूँ, इस सिद्धांत में विलाय को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार जो अम्ल होगा या आपका कोई कंपाउंड क्षार होगा, वह विलाय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर? वह किस पर निर्भर करेगा? वह किसी अन्य पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी? ये चीज़ आपको जब एग्जाम्पल दूंगा मैं, तब चीज़ ये समझ में आ जाएगी। तो इस सिद्धांत में विलाय को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। विलाय की प्रकृति पर हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का नेचर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है तो वो किसी अन्य पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कौन सा कंपाउंड कैसा है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, विलाय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। देखिए एक रिएक्शन, इस रिएक्शन में देखना होगा
क्या देखेंगे अपन इस रिएक्शन में कि एसिड कौन है और बेस कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मान लो आपका कंपाउंड है, कंपाउंड मान लो HCl और साथ ही H2O, ठीक है। HCl और H2O में जब HCl को H2O में अपन मिलाएंगे या डालेंगे, क्लियर है। जब HCl और H2O क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, HCl को H2O में डालेंगे या HCl को जल में घोलेंगे। तो देखिए घोलने पर क्या होगा, आपको जैसे अपन इसको घोलेंगे तो आपका क्या होगा, ये बनेगा H3O पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। तो क्या समझे, इस HCl ने H प्लस का डोनेशन किया, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये H प्लस निकाल के कहाँ पे दे रहा है, ये H प्लस H2O को दे रहा है। तो इस कंडीशन में आपका HCl क्या हो गया, HCl तो हो गया क्या एसिड। किसका डोनेशन कर रहा है, H प्लस का। कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। तो इस परिभाषा के अनुसार अपन क्या कह रहे थे, वह पदार्थ जो H प्लस का परित्याग करते हैं या हाइड्रोजन धनायन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन धनायन कौन दे रहा है, यहाँ पे जो H प्लस दे रहा है वह अपना दे रहा है HCl। तो HCl को अपन क्या बोलेंगे, ये होगा आपका एसिड, ठीक है। तो H प्लस परित्याग कर रहा है कौन, HCl। तो HCl जैसे H प्लस दे रहा है तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिड का। तो ये आपका एसिड होगा। साथ ही H2O क्या कर रहा है, H2O H प्लस ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या, ये H प्लस ग्रहण कर रहा है तो H2O का नेचर कैसा हो गया, क्षार के समान। क्या हो गया, बेस। ये होगा आपका बेस। अर्थात H2O क्या कर रहा है, H प्लस प्रोटॉन धनायन ग्रहण कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो H प्लस ग्रहण करेंगे, प्रोटॉन धनायन ग्रहण करेंगे, क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे, ठीक है। और जो H प्लस देंगे, H प्लस का डोनेशन करेंगे, वह क्या कहलाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे, अपने अम्ल कहलाएंगे। क्या बना आपका H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें तो क्या किया अपन ने, HCl को H2O में डिसॉल्व करने पर या घोलने पर, क्लियर, ये रिजल्ट है। अब दूसरी बात करते हैं, यदि अपन इसी H2O को अमोनिया में डिसॉल्व करें या अमोनिया को H2O में डिसॉल्व करें, बात एक ही है। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका एसिड और बेस, में यहाँ पे लिख देता हूँ एसिड, ये आपका बेस। अगर मान लो यहाँ पे अपन ले लेते हैं अमोनिया NH3, अमोनिया को किस में डाल रहे हैं अपन, H2O में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहीं से आपको पूरी लुईस एसिड बेस आपकी ब्रांशेट एम्ब्लोरी अवधारणा है वह समझ में आ जाएगी। तो देखिए ये H2O है अपना और ये NH3। तो यहाँ पे क्या होगा, इस H2O से, यहाँ पे जो H2O है, इस H2O से H प्लस प्रोटॉन धनायन क्या निकलेगा आपका, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्लियर है। किसमें तोड़ सकते हैं अपन इसको, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। भाई H2O का डिसोसिएशन कैसे होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कैटायंस में टूटेगा और एक एनायंस में टूटेगा। एनायन आपका OH होगा और कैटायन आपका H प्लस होगा। तो देखो जैसे ही अपन इसको डिसोसिएट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो H प्लस टूटा और OH माइनस टूटा। अब NH3 में क्या है, NH3 क्या करेगा, जो आपका H प्लस है उसको ले लेगा, ठीक है। तो H प्लस दे कौन रहा है, H प्लस दे रहा है अपना कौन, H2O। तो जो H प्लस देगा प्रोटॉन धनायन देगा, जो H प्लस देगा या प्रोटॉन धनायन देगा वह तो क्या कहलाएगा, अपना क्या कहलाएगा, एसिड। तो ये H2O तो क्या होगा, कैसी तरह भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। तो ये तो होगा आपका एसिड, ठीक है। और H प्लस ले कौन रहा है,
अमोनिया, तो ये क्या होगा आपका क्षार, ये होगा आपका बेस। तो ये थी आपकी ब्रांचेट एंड लोरी उदाहरण, जिसके अनुसार वह पदार्थ जो H+ का दान करते हैं, H+ देते हैं, वह सभी पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे, ब्रांचेट के अनुसार वह सभी पदार्थ आपके एसिड कहलाएंगे, और वह पदार्थ जो H+ ग्रहण करते हैं, H+ प्रोटॉन फिनाइल लेते हैं, वह आपके क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों एग्जांपल। हाँ सॉरी, आगे बनेगा क्या, बनेगा क्या, ये बनेगा आपका NH4 पॉजिटिव प्लस आपका और क्या निकल जाएगा OH माइनस। तो यहाँ पे अमोनिया तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है और H2O आपका एसिड्स की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे फिर अपन इसके बारे में और बात करेंगे कि आगे आगे ये थ्योरी और क्या बोलती है अपने को। ठीक है, हो गया, क्लियर है? अब देखो आगे और बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी ने आगे एक चीज और बताई अपने को, वह चीज क्या थी या वह कॉन्सेप्ट आपका क्या था इस थ्योरी के अनुसार। तो इस थ्योरी ने, इस ब्रांचेट एंड लोरी थ्योरी को अपन कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए इन्होंने क्या किया, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का भी एक कॉन्सेप्ट दिया कि कॉन्जुगेटेड एसिड बेस क्या होते हैं। तो इनके अनुसार वह सभी पदार्थ जो H+ देते हैं या वह सभी पदार्थ जो H+ देंगे, अर्थात अम्ल ही तो H+ देंगे, तो यदि H+ दे रहे हैं अम्ल, तो अपन को उनसे जो प्राप्त होगा वह उनका सहयुग्मी क्षार प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है, वापस समझना कि अम्ल के द्वारा H+ का डोनेशन करने पर जो प्राप्त स्पीशीज होगी वह सहयुग्मी, जो प्राप्त होगा वह सहयुग्मी क्षार कहलाएगा। वापस से बोल रहा हूं, यदि जब किसी अम्ल को या जब किसी अम्ल से एक H+ निकाला जाता है, यदि किसी अम्ल से एक H+ निकाला जाता है तो उसका सहयुग्मी क्षार प्राप्त होगा। क्लियर है? यह हमेशा याद रखना कि जब किसी अम्ल से अपन एक H+ निकालेंगे तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस प्राप्त होगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था इस थ्योरी का, देख लीजिए, मिटा दो इसको, कॉन्जुगेटेड क्वेश्चन हो गया आपका, इसको मिटा देते हैं। क्या था कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्या था, कॉन्जुगेटेड एसिड्स एंड बेस, सहयुग्मी अम्ल क्षार, सहयुग्मी अम्ल क्षार। तो सहयुग्मी अम्ल क्षार क्या होते हैं देख लीजिए। तो अपन क्या कह रहे हैं, यदि किसी अम्ल से एक H+ निकलता है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये आपका HA कोई कंपाउंड है, HA कोई कंपाउंड है, इसमें से मैं एक H+ निकाल रहा हूं तो निकलेगा क्या, निकलेगा क्या आपका H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। क्लियर है? H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, सॉरी Br H पॉजिटिव और A नेगेटिव, H पॉजिटिव और A नेगेटिव। तो देखिए इसमें से H पॉजिटिव निकल गया और A नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, तो A नेगेटिव आपका क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस। क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस। क्लियर है? और ये आपका क्या था, ये था आपका एसिड। क्लियर है? क्या था ये आपका एसिड। ठीक है, तो देखो यहां से क्या निकला, यहां से निकला आपका क्या, A-, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेटेड बेस। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, सहयुग्मी अम्ल क्षार, यानी
इस अम्ल से अपने को सहयुग्मी क्षार प्राप्त हुआ। क्लियर है? क्या हुआ? इस अम्ल से अपने को सहयुग्मी क्षार प्राप्त हुआ। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऐसे मान लो, एक और चीज बताता हूं इसके विपरीत, इस चीज को समझना। देखना, यदि मान लो किसी क्षार के द्वारा, किसी क्षार के द्वारा एक H+ ग्रहण किया जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहेंगे सहयुग्मी अम्ल। उसे क्या कहेंगे? सहयुग्मी अम्ल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, माना ये कोई Br का क्षार बेस है, ये क्या कर रहा है? बेस में नेगेटिव होता है इसलिए आपको पता है, ये H+ ले रहा है। तो जैसे H+ लेगा तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा आपका? BH। क्या बनेगा? BH, यानी कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, सॉरी कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा। क्या? बेस ने H+ ग्रहण किया, तो ये तो क्या था? बेस। क्या बना? एसिड। ये क्या था? एसिड। बना क्या? बेस। तो ये क्या हुआ? सहयुग्मी अम्ल क्षार। तो ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगी आपकी? सहयुग्मी अम्ल क्षार, सहयुग्मी अम्ल क्षार। तो देखो, यानी क्षार के द्वारा, बेस के द्वारा एक H+ ग्रहण किया जा रहा है तो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड प्राप्त होगा। इसको अपन सहयुग्मी अम्ल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक H+ ग्रहण कर रहा है। तो कुल मिला के बात क्लियर हो गई आपकी, यानी कि जब किसी अम्ल से अपन एक H+ निकालते हैं, एक H+ निकलता है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस प्राप्त होता है, सहयुग्मी अपन को क्षार प्राप्त होता है। और यदि कोई क्षार एक H+ ग्रहण करता है तो उसका सहयुग्मी अम्ल प्राप्त होता है। दोनों को उतार लीजिए, फिर अपन इनके और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? क्लियर है? अब अपन कॉन्जुगेटेड बेस के एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे कि कॉन्जुगेटेड बेस कौन से होते हैं और अपन इनको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, करना क्या है? करना सिर्फ आपने को इतना ही है कि जो भी आप एसिड्स ले रहे हो उससे एक H+ निकालते रहो, जो बनेगा वह क्या बनेगा? आपका कॉन्जुगेटेड बेस ही बनेगा। तो देखिए एग्जांपल इसके कॉन्जुगेटेड बेस के। कॉन्जुगेटेड एग्जांपल के एग्जाम्पल कॉन्जुगेटेड बेस। तो देखिए, यानी कोई एसिड्स एक H+ का परित्याग करेगा, एक H+ देगा, तो प्राप्त होने वाली स्पीशीज होगी वह होगी आपकी कॉन्जुगेटेड बेस। देखिए, जैसे HCl है, HCl में से H पॉजिटिव और आपका निकल रहा है Cl नेगेटिव। H+ दे रहा है और Cl नेगेटिव बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो Cl नेगेटिव बना वो क्या बना? कॉन्जुगेटेड बेस बना। कॉन्जुगेटेड बेस बना। क्या ये सहयुग्मी क्षार है? क्यों? क्योंकि एसिड से प्राप्त हुआ है, अम्ल के एक H+ डोनेशन से प्राप्त हुआ है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड क्षार। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है कि निम्न का सहयुग्मी क्षार क्या होगा या निम्न का सहयुग्मी अम्ल क्या होगा, बताइए। रिएक्शंस दे देगा तो आपको वहां पे आपको क्या करना है? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस को बताना है। ठीक है, या रिएक्शंस लिख के दे देगा और वहां पे रिएक्शंस में छांटना होगा कि कौन कॉन्जुगेटेड एसिड्स है और कौन कॉन्जुगेटेड बेस है। ठीक है, तो देखिए दूसरा, जैसे H2SO4 से H+ निकाल दिया अपन ने, तो क्या बना? क्या बचा आपका?
HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये भी क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है। ऐसे मान लो और निकाल दो इसमें से, HNO3 है, HNO3 से निकालेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और NO3 माइनस। क्लियर। ऐसे HClO4 देख लो, HClO4 में भी H पॉजिटिव और आपका यहाँ पे ClO4 नेगेटिव। ऐसे और देख लो CH3 COOH, यहाँ से भी निकालेंगे तो H पॉजिटिव और आपका बच जाएगा CH3 COO नेगेटिव। ठीक है, और भी कर सकते हो, जैसे HSO4 से क्या निकलेगा आपका, SSO4 नेगेटिव से H पॉजिटिव निकाल दो और क्या बच जाएगा आपका SO4 नेगेटिव। तो ये जो प्राप्त हो रहे हैं आपको, ये सारे के सारे जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं आपको, ये सभी के सभी अपने को देखो एसिड से ही है। इन सभी एसिड से अपने को H+ का डोनेशन करने पर, H+ निकालने पर अपने को जो प्राप्त हो रहे हैं इधर वाले, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। और अपन ने बोला क्या है कि किसी अम्ल से एक H+ निकालने पर जो प्राप्त होगा वह आपका क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस होगा। क्लियर है, फटाफट से उतार लीजिए। फिर उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड्स के एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए कॉन्जुगेटेड एसिड्स क्या होते हैं। तो कॉन्जुगेटेड एसिड्स मैंने आपको बताया है कि वह सभी कंपाउंड जो, या वह सभी बेस, वह सभी क्षार जो H+ ग्रहण करते हैं तो कॉन्जुगेटेड बेस कहलाएंगे, वह सभी कॉन्जुगेटेड बेस होंगे। अब देखिए इसमें क्या है, जो आपके कॉन्जुगेटेड बेस बने थे एसिड से, उनका जो रिवर्स है, उनका उल्टा कर देंगे तो प्राप्त होने वाले अपने क्या होंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड्स होंगे। तो कहने का मतलब अगर कोई बेस, कोई का आपका कोई क्षार है, वह क्षार H+ ग्रहण करेगा, वह क्षार H+ ग्रहण करेगा तो कॉन्जुगेटेड एसिड्स मिलेगा। एक बार देखना, ये क्षार था, ये आपके बेस है, सारे कॉन्जुगेटेड बेस ही है। ये सभी क्षार H+ ग्रहण कर लिया, मान लिया कि रिएक्शन यूं हो रही है, जैसे ये रिएक्शंस यूं हो रही है, तो ये सारे के सारे क्या थे, बेस थे, सारे के सारे क्षार थे। इन्होंने क्या किया, H+ ग्रहण कर लिया तो इनका संयुग्मिक अम्ल में ये प्राप्त हो गया आई बास। तो ये सारे के सारे क्या है, ये कॉन्जुगेटेड अम्ल है। इसको मैं वापस से लिख देता हूँ, देख लीजिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये है आपके एग्जाम्पल कॉन्जुगेटेड एसिड्स के। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल। तो जब भी आपको बेस से रिएक्शंस करवानी हो या बेस H+ ग्रहण कर रहा हो तो उससे प्राप्त होगा वह आपका कॉन्जुगेटेड एसिड प्राप्त होगा। और यदि आप एसिड से H+ निकाल रहे हो तो उसका जो प्राप्त होगा वह कॉन्जुगेटेड बेस, सॉरी कॉन्जुगेटेड, एसिड से निकाल लो तो कॉन्जुगेटेड बेस प्राप्त होगा, बेस को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे रहे हो तो कॉन्जुगेटेड एसिड प्राप्त होगा। देख लीजिए, जैसे आपका ये H+ ले रहा है कौन, Cl नेगेटिव। ये क्या था, ये क्या था आपका बेस था। इस थ्योरी के अनुसार जो प्रोटॉन ग्रहण करेंगे वो सारे क्या है, क्षार। तो ये क्षार H+ ग्रहण किया, क्या बना, HCl बन गया। तो ये जो प्राप्त हुआ ये आपका क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड, संयुग्मिक अम्ल होगा। ऐसे वो ले लो, HSO4
कॉन्जुगेटिव। जो पहले रिएक्शन पड़ी थी उनका रिवर्स करना है, उनका उल्टा। बेस होंगे, एसिड्स के उल्टे होते हैं बेस, तो जो पहले रिएक्शन पड़ी थी उनको उल्टा कर दो, आपके कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएंगे। तो देख लीजिए H2SO4 एसिड H पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, आपका HNO एसिड H पॉजिटिव, C एसिड C डबल नेगेटिव, क्या बना C एसिड C डबल H। इसके अलावा ये क्या था आपका H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव था, क्या था HSO4 नेगेटिव। नेगेटिव क्या बनाएगा H2SO4। और देख लो H पॉजिटिव और आपका NO2 है, NO2 माइनस है, तो क्या कर लेगा ये HNO2 बनाएगा। तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, ये सभी के सभी आपके क्या होंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड्स होंगे। ये क्या होंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड्स होंगे, सहयुग्मी अम्ल होंगे। क्लियर है। तो ये थी आपकी ब्रांस्टेड एंड लोरी अवधारणा। पूरी थ्योरी आपको समझ में आई होगी और आपको सारे एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्यों इसको कॉन्जुगेटेड एसिड्स बेस थ्योरी कहते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये पूरी थ्योरी मैंने आपको समझा दी है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। अब एक चीज और पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, वो भी मैं बता देता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी अपन करेंगे। तो क्वेश्चन और एक कैसे बनता है, इस पॉइंट से आपकी ब्रांस्टेड थ्योरी से क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। देख लीजिए क्वेश्चन, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है आपसे आपका एग्जाम में कि ब्रांस्टेड व ऐसे बनता है अम्ल क्षार की लिख देता हूं मैं, अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड व लोरी अवधारणा को, ब्रांस्टेड एंड लोरी अवधारणा को समझाइए। और साथ ही पूछता है तथा यह भी बताइए कि, समझाइए लोरी अवधारणा को समझाइए तथा यह अवधारणा आर्हेनियस अवधारणा से श्रेष्ठ क्यों है, आर्हेनियस अवधारणा से श्रेष्ठ क्यों है या भिन्न कैसे है, या भिन्न कैसे है, तथा इसकी सीमाएं बताइए, तथा इसकी सीमाएं बताइए। इस प्रकार से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लियर है।
तो देखो, अम्ल क्षार की ब्रांचेटिंग मौर्य अवधारणा को अपन भली प्रकार से पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात आती है कि यह अवधारणा आरएनएस अवधारणा से भिन्न कैसे है, साथ ही इसकी सीमाएं क्या है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि यह अवधारणा जो आपकी ब्रांचेटेड लोरी अवधारणा है, यह अवधारणा आरएनएस अवधारणा से भिन्न कैसे है या श्रेष्ठ कैसे है। क्लियर? तो देख लीजिए, इस अवधारणा में जो आपकी अम्ल क्षार की ब्रांचेटेड लोरी अवधारणा है, इस अवधारणा में जो भी पदार्थ है, उन पदार्थों की अम्लता एवं क्षारकता को क्लासिफाइड करने के लिए या बताने के लिए अपने को किसी भी प्रकार के विलायक की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? यह पर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह H+ का डोनेशन कर रहा है या H+ को ग्रहण कर रहा है। तो एक तरह से विलायक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसमें, इस अवधारणा के अंदर। तो यह आरएनएस से ज़्यादा श्रेष्ठ है, पहली बात तो ये। ठीक है? और भिन्न कैसे है? भिन्नता का भी रीजन यही है कि इसमें विलायक को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। तो विलायक के अंदर विलायक की कोई भूमिका नहीं रहती है अम्ल व क्षार को क्लासिफाइड करने के लिए। ठीक है? अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह अवधारणा अम्ल व क्षारों को उनके स्वयं के रूप में व्यक्त करती है। इनिशियली पदार्थ के खुद के कैरेक्टर पर डिपेंड है, तो उनको स्वयं के रूप में व्यक्त करती है, ना कि विलायकों पे डिपेंड है। विलायक के ऊपर अम्ल क्षार का नेचर, पदार्थ की प्रकृति, किसी पदार्थ का नेचर, अम्ल व क्षारकता का नेचर जो आपकी विलायक है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। ये पदार्थ की स्वयं की प्रकृति की व्याख्या करती है। यह है थ्योरी। क्लियर है यहाँ तक? साथ ही यह थ्योरी यह भी बताती है कि जो आपका साथ ही सबसे अच्छी बात यह है इस थ्योरी की कि इस थ्योरी के अनुसार जो आपका NH4 पॉजिटिव है, यह अम्ल होता है। क्यों? यह एसिडिक नेचर का होता है, जबकि NH3 आपका बेसिक कैरेक्टर का होता है, बेस होता है। तो यह अम्ल होता है और यह बेस होता है। क्यों होता है? इसका भी बखूबी एक्सप्लेनेशन यह थ्योरी आपकी ब्रांचेटेड लोरी अवधारणा बखूबी करती है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, जैसे मान लो आपका NH4 पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और H पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है? NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और H पॉजिटिव बनाएगा। तो यहाँ पे इसका नेचर क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है? और एसिड से प्राप्त होने वाला क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस होगा। H+ दे रहा है, H+ का डोनेशन कर रहा है, इसलिए ये एसिड है। और यहाँ पे देखिए जो NH3 है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक H+ ले रहा है और क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे H+ लेने की वजह से, H+ प्रोटॉन धनायन लेने की वजह से आपका जो अमोनिया है वह कैसे नेचर का होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। और बेस के द्वारा H+ ग्रहण करने पर क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है। कॉन्जुगेटेड ये NH4 आपका है कॉन्जुगेटेड एसिड, यहाँ पे क्या है आपका कॉन्जुगेटेड बेस है। तो NH4 पॉजिटिव H+ देने के कारण, NH4 पॉजिटिव किसके कारण, H+ देने के कारण यह NH4+ जो धनायन है उसकी अम्लीय गुणों की व्याख्या करने में ये विधि आपकी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, सक्षम है। इसके साथ ही क्यों आपका अमोनिया बेसिक होता है, क्षारीय होता है, इसका बेसिक नेचर भी क्या करने के लिए, बेसिक नेचर की भी बखूबी क्या करती है, व्याख्या करती है ये थ्योरी। क्योंकि यह H+ ग्रहण करके क्या बना रहा है, NH4 पॉजिटिव बना रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह थ्योरी आपकी क्यों ज़्यादा आरएनएस से श्रेष्ठ है और क्या भिन्नता है इसके अंदर। ठीक है? क्योंकि इसके अंदर अपने को किसी भी प्रकार के विलायक की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ठीक है, हो गया क्लियर। अब बात करते हैं ब्रांचनेट एवं लोरी अवधारणा की कमी क्या है या इसकी सीमाएं क्या है। ठीक है, तो देखिए इसकी कमी हो गया, मिटा दें इसको। ब्रांचनेट एवं लोरी अवधारणा की कमियां क्या है। तो देखिए लिमिटेशन ऑफ ब्रांचनेट लोरी कॉन्सेप्ट। तो देखिए इस जो थ्योरी की सबसे बड़ी कमी है, जो सबसे बड़ी कमी है वह क्या है कि यदि मान लो ऐसा कोई पदार्थ है आपके पास या ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके पास H+ उपस्थिति ना हो, यानी प्रोटॉन धनायन है वह उपस्थिति ना हो, तो उनको अपन अम्ल व क्षार के रूप में कैसे क्लासिफाइड करेंगे, कौन अम्ल होगा कौन आपका क्षार होगा, कैसे अपन पता लगाएंगे कि जिनके पास H+ ही नहीं है, प्रोटॉन धनायन ही नहीं है, तो वहाँ पे अपन क्लासिफाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कंपाउंड आपका अम्ल होगा या कौन सा कंपाउंड आपका क्षार होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखिए तो अपन क्या कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें H+ या प्रोटॉन धनायन नहीं है, उन कंपाउंडों की व्याख्या, उन कंपाउंड्स के बारे में अपन ब्रांचनेट एवं लोरी अवधारणा के अनुसार नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर H+ है ही नहीं तो कौन सा कंपाउंड आपका H+ का डोनेशन करेगा और कौन सा कंपाउंड H+ ग्रहण करेगा अपने को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जिन कंपाउंडों में प्रोटॉन धनायन या H+ आयन आपका उपस्थित नहीं है, उन अभिक्रियाओं की व्याख्या इस थ्योरी के अनुसार अपन नहीं कर सकते, जो इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और देखिए एक कमी और है इस सिद्धांत की। वह कमी क्या है? वह कमी है कि मान लो किसी कंपाउंड्स के पास प्रोटॉन भी उपस्थित है लेकिन वह रिएक्शंस नहीं कर रहा है, तो मतलब जिसके पास जो कंपाउंड प्रोटॉन्स आपका उपस्थित है, तो उस प्रोटॉन्स उपस्थित होने के ऊपर, यानी मेरा कहने का मतलब है जिसके इनिशियल अवस्था में आपका H+ उपस्थित है, प्रोटॉन उपस्थित है, जैसे मान लो HCl है, इसके पास प्रोटॉन है, मान लो ये अपना H+ का परित्याग नहीं कर रहा है, तो इस थ्योरी के अनुसार वह एसिड नहीं होगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है जिसके इनिशियली अवस्था में किसी कंपाउंड के पास यदि H+ उपस्थित होता है तो उनको भी अपन क्लासिफाइड नहीं कर सकते अम्ल और क्षारों के अंदर, यानी उसको भी अपन अम्ल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार तो अम्ल वही है जो H+ का डोनेशन करेगा। तो क्या कह सकते हैं अपन कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे यौगिक जिनके पास प्रोटॉन उपस्थित है, तो प्रोटॉन की उपस्थिति में अपन उनको अम्ल व क्षार के अंदर विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, ये दूसरी बड़ी इसकी कमी थी। तो सबसे बड़ी कमी तो आपकी क्या थी कि जिन कंपाउंड्स के पास या जिन यौगिकों के पास H+ आपको उपस्थित नहीं होता है, प्रोटॉन धनायन उपस्थित नहीं रहता है, उन कंपाउंड्स को अपन अम्ल व क्षारों की इकाइयों में विभाजित नहीं कर सकते कि कौन सा आपका अम्ल होगा, कौन सा कंपाउंड आपका क्षार होगा, ये अपन पता नहीं कर सकते, जो सबसे बड़ी कमी थी किसकी? ब्रांचनेट एवं लोरी अवधारणा की। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये हो गया। आगे अपन इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी है, इसके अलावा जो आपकी दूसरी थ्योरी है
आरएनए थ्योरी, इसके अलावा लुईस थ्योरी और भी आपकी 2-4 थ्योरियाँ हैं, उनको भी अपन एक एक को देखेंगे। आगे बात करेंगे जो आपकी नेक्स्ट थ्योरी है आरएनए थ्योरी की, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। उससे भी जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं वो अपन उन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपनी क्या होगी, आरएनए थ्योरी होगी। आरएनए थ्योरी अम्ल व क्षारों के लिए क्या सिद्धांत प्रस्तुत करती है, अम्ल व क्षारों को किस प्रकार से क्लासिफाइड करती है, उसकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है।